विकसित भारत कैसा होगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हम देख सकते हैं कि भारत ने अलग-अलग क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, जैसे टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और अर्थव्यवस्था। लेकिन साथ ही हमें सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। तुम किस पहलू पर ज्यादा चर्चा करना चाहते हो? मैं 2047 का बोल रहा हूँ, जो 2047 कैसा होगा भारत के लिए? क्या बड़े-बड़े चेंजिंग आएगा? हाँ, 2047 के लिए हम काफी बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बढ़ेगा और भारत शायद एक वैश्विक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बन जाए। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि समाज और पर्यावरण के मुद्दे कैसे संभाले जाते हैं, ताकि विकास सभी के लिए संतुलित रहे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या विकसित भारत में 100 मुकेश अंबानी बन सकते हैं क्या, भारत में? ये एक दिलचस्प सवाल है और हाँ, ये संभव हो सकता है। अगर भारत में व्यवसाय, शिक्षा और नवाचार को सही दिशा में बढ़ावा मिले, तो कई लोग मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्यमी बन सकते हैं। लेकिन यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्थिक नीतियां, अवसर और सामाजिक बदलाव कैसे होते हैं। तो ये तो चलाना पड़ता है ना? इतना पैसा होगा तो चलाना भी पड़ता है, दिमाग भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका सही प्रबंधन, नई सोच और रणनीति की ज़रूरत होती है। अगर इन सब चीज़ों का सही तालमेल हो, तो भारत में आने वाले समय में कई बड़े उद्यमी पैदा हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हो सकता है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक नीतियों, शिक्षा के स्तर और इनोवेशन पर निर्भर करेगा। तो अगर सही दिशा में भारत में शिक्षा को बेचा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, जैसे डिजिटल शिक्षा, नए कौशल विकास के कोर्स और स्टार्टअप्स के जरिए इनोवेशन। अगर यही गति बनी रही, तो आने वाले दशकों में भारत में शिक्षा और भी मजबूत आधार पर खड़ी होगी। तुम्हें अभी भारत का करंट स्थिति मालूम है क्या? अभी भारत की स्थिति काफी दिलचस्प है। 2026 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7.7% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है और इसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से ज्यादा है और युवा आबादी के चलते काफी संभावनाएं हैं। लेकिन ऊर्जा कीमतों, वैश्विक अनिश्चितताओं और कृषि जैसे कम उत्पादक क्षेत्रों में असंतुलन भी एक बड़ी चुनौती है। तो इसको ठीक-ठाक कैसे करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर देना चाहिए, ताकि हर नागरिक तक अवसर पहुंचे। इसके साथ ही नवाचार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर हम वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं और साथ ही टिकाऊ विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। तो क्या हम भारत में पहले 2047 तक तो अपना कुछ पर्सनल कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे चाइना ने करके रखा है, सब कुछ अपना पर्सनल है। हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए हमें रणनीतिक रूप से काम करना होगा। हमें अपनी सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निवेश करना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सके, तो जैसे चीन ने किया है। तुम्हें समय और स्थिर नीतियां जरूरी होंगी, लेकिन अगर सही दिशा में कदम उठाए गए, तो 2047 तक ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है, जो भारत में अभी क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत को अभी सबसे ज्यादा शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी तैयार हो। साथ ही हमें डिजिटल और हरित ऊर्जा में भी निवेश करना होगा, ताकि हम टिकाऊ विकास की ओर बढ़ सकें और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। तो सबसे पहले जो शिक्षा आ रहा है, तो अभी तुमने रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में कुछ जानते हो? धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को भारत के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने यह फैसला नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद देश भर में हुए छात्र प्रदर्शन के बीच लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे छात्रों के भविष्य के लिए यह कदम उठा रहे हैं। प्रधान परीक्षा का इस्तीफा मोदी सरकार में किसी मंत्री का दूसरा इस्तीफा है और अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। तो क्या ये आदमी अच्छा है? देखो, किसी एक फैसले से किसी व्यक्ति की पूरी योग्यता या अच्छाई तय नहीं की जा सकती। धर्मेंद्र प्रधान ने कई सालों तक शिक्षा और अन्य विभागों में काम किया है। लेकिन इस इस्तीफे से जाहिर है कि भरोसे की कमी या कुछ जिम्मेदारी का दबाव था। आगे देखते हैं कि वो किस तरह से फिर से अपना रोल निभाते हैं या उनकी नई भूमिका क्या होती है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान ये कितने सालों से इस मंत्री में या इस इंचार्ज में है?
धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2026 तक रहा, जब उन्होंने इस्तीफा तो दिया। ये पहले इस क्या करते थे? धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री बनने से पहले 2014 से 2021 तक भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे, जिसमें उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा वो 2017 से 2024 तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी थे और 2019 से 2021 तक इस्पात मंत्री का भी पद संभाला था। तो 2014 से पहले ये क्या करते थे? धर्मेंद्र प्रधान ने 2014 में केंद्रीय कैबिनेट में प्रवेश किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। वे 2000 में ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए और 2004 से 2009 तक लोकसभा सांसद रहे। इसके अलावा वे 2012 से 2014 तक राज्यसभा सांसद भी थे और भाजपा में विभिन्न उच्च पदों पर भी रहे। तो अभी इनका इस्तीफा अभी अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखो, ये थोड़ा संदर्भ पर निर्भर करता है। अगर उनका इस्तीफा छात्रों के हित में और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए था, तो ये एक जिम्मेदार कदम हो सकता है। लेकिन अगर इससे बड़ी नीतिगत अस्थिरता या प्रशासनिक कमजोरी उभरी, तो इसे नकारात्मक भी माना जा सकता है। समय बताएगा कि इस बदलाव का असर क्या पड़ता है। ठीक है, चलो आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो आगे अगर हमारे जनता अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।